नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वोटर आईडी को आधार नंबर से जोड़ने पर विचार, चुनाव आयोग और यूआईडीएआई के बीच जल्द होगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कदम। मुंबई एयरपोर्ट से सफर करना होगा महंगा। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने दिया यूजर डेवलपमेंट फीस लगाने का प्रस्ताव। घरेलू यात्रियों को 325 जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 650 रुपए तक देना पड़ सकता है चार्ज। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर नागपुर में जबरदस्त बवाल। औरंगजेब का पुतला जलाने पर आपस में भिड़े दो समुदाय। सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, हिंसा में साजिश का एंगल, नहीं बख्शे जाएंगे दंगाई। महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। लोकसभा में पीएम मोदी ने बताई महाकुंभ की कामयाबी। बोले, महाकुंभ से निकला एकता का अमृत। हमारे सामर्थ्य पर सवाल उठाने वालों को सफल आयोजन से मिला जवाब। राहुल बोले, प्रधानमंत्री ने मरने वालों को नहीं दी श्रद्धांजलि। 9 महीने बाद आज होगी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की वापसी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती के लिए हुई रवाना। देर रात 3:30 बजे जमीन पर लैंड होगा ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। बाजार में शानदार मुनाफे का मंगलवार। सेंसेक्स निफ्टी तेजी के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी। रियल्टी, ऑटो, मेटल शेयरों में तेजी। बैंकिंग, पीएससी, फार्मा इंडेक्स में भी अच्छी तेजी। सोने का गोल्डन रन जारी। एमसीएक्स पर रिकॉर्ड 88,500 के पार निकला सोना। कमजोर डॉलर और जियोपॉलिटिकल संकट से कीमतों में उछाल। मक्वारी ने दिया $3500 का लक्ष्य। इजरायल हमास के बीच सीज फायर टूटा। इजरायल का हमास के 35 ठिकानों पर हमला। 232 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, 150 घायल। नौ महीने तक अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद आखिरकार भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर लौट रहे हैं। उनके साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट भी ड्रैगन एयरक्राफ्ट से सवार होकर स्पेस स्टेशन से रवाना हो चुके हैं। स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह करीब 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड करेगा। और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कैसे अटकी और अब उनके वापस आने में क्या चुनौतियां हो सकती हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विपिन भट्ट। पृथ्वी पर सुनीता का स्वागत है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर एक बार फिर पधार रही हैं अंतरिक्ष से 9 महीने बाद। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पूरी यात्रा जानना कि क्यों सुनीता फंस गई अंतरिक्ष में। तो जून 2024 में नासा का अंतरिक्ष मिशन और ये पहली फ्लाइट थी। सुनीता और बुच बोइंग स्टारलाइनर से उड़े। बोइंग का ये पहला स्टारलाइनर था जो अंतरिक्ष में जाने वाला था। लेकिन बदकिस्मती से एक हफ्ते की जो उड़ान थी वो 9 महीने में बदल गई, क्योंकि वहां जाने के बाद स्टारलाइनर में खराबी आ गई। कहा गया अब ये लौट के नहीं आ सकता, खतरा है, रुकना पड़ेगा। और सुनीता और बुच स्पेस स्टेशन में फंस गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ 9 महीने का अंतरिक्षवास। सुनीता और बुच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 9 महीने तक रहे। दुनिया ने सुनीता विलियम्स की तस्वीरें देखी, किस तरह से वो अपनी दिनचर्या वहां करती, कैसे अपना खाना बनाती, कैसे खुद को वो स्वस्थ रखती, कैसे एक्सरसाइज करती, कैसे अपने आप को एंटरटेन करती, स्पेस में सस्टेन कर रही थी। लेकिन अब सुनीता वापस आ रही है और सुनीता को लाने के लिए पहुंच गया ड्रैगन इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का वो अंतरिक्ष यान जो डॉक हो गया था। ये तस्वीरें भी हमने अभी देखी हैं जब सुनीता विलियम्स को लेने के लिए सब पहुंचे हैं, आपस में गले मिले और आज सुबह स्पेस स्टेशन से ये रवाना भी हो गया। इसकी रवानगी की तस्वीरें भी पूरी दुनिया देख चुकी है और बुधवार सुबह 3 बजे इसकी लैंडिंग होनी है। फ्लोरिडा में ये विमान उतरेगा और सुनीता विलियम्स वापस पृथ्वी पर आएंगी। लेकिन
आने में खतरे भी हैं। आप में से कई लोगों ने वो स्पेस वाली पिक्चरें देखी होंगी, जब री एंट्री हो रही होती है, घर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण, वो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर, जब वो विमान एंटर करता है, 28,000 किलोमीटर से प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार होती है। एक सूत का भी अंतर आ गया तो सब गड़बड़ हो सकता है, विमान जल सकता है, वापस अंतरिक्ष में जा सकता है, ना जाने क्या क्या हो सकता है। बहुत ही प्रिसाइज गणना होती है और बहुत बड़े खतरे होते हैं। तो इंतजार रहेगा, प्रार्थना रहेगी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो। लेकिन सुनीता जी के लिए इसके बाद भी जिंदगी इतनी आसान नहीं है। 9 महीने रही अंतरिक्ष में, जीरो ग्रेविटी में, बहुत कुछ हुआ है शरीर के साथ। अब जब आएंगी तो चलने फिरने में, बैलेंस बनाने में हो सकता है उनको दिक्कतें हों, परेशानी हो, हड्डियां हो सकता है कमजोर हो गई हो, मांसपेशियां हो सकता है कमजोर हो गई। हालांकि वो फिटनेस वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपने आप को फिट रखती थी, बट पृथ्वी और अंतरिक्ष में अंतर है। बोन डेंसिटी हो सकता है कम पड़ गई हो, विजन, आंख देखने की जो ताकत है, बोलने की जो स्पीच है, उन सब में उनको धीरे धीरे सेटल होना होगा। लेकिन हमारी शुभकामनाएं सुनीता जी आपके साथ हैं। आप एक बार फिर से पृथ्वी पर आ रही हैं और आपका तहे दिल से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स के नाम पर एक भावुक पत्र लिखा है। पीएम ने लिखा है कि भले ही आप हजारों मील दूर हैं, लेकिन आप हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। 140 करोड़ भारतीय आपकी उपलब्धियों पर हमेशा गर्व करते आए हैं। भारत के लोग आपकी अच्छी सेहत और मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने सुनीता को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने लिखा है कि हम आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। भारत के लिए ये एक गर्व की बात होगी कि वो अपनी एक प्रतिष्ठित बेटी की मेजबानी करे। इधर महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर महाबवाल मचा हुआ है। नागपुर में हिंसा पूरी तरह सुनियोजित थी, ये बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कही है। फडणवीस ने कहा कि पत्थर एक जगह जमा किए गए थे, पेट्रोल बम बनाकर रखे गए थे। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। इस दौरान पुलिस पर भी हमला किया गया। फडणवीस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और हिंसा में शामिल उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। 3 DCP लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत आणि जसं मी सांगितलं की यातल्या एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडी वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नागपुर हिंसा को सोची समझी साजिश बताया है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि यह घटना पूरी प्लानिंग के तहत हुई है। नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई है, जहाँ पर कई लोग 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को वहाँ पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहाँ की गाड़ियाँ जलाई और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियाँ 100-150 पार्क होती थी, वहाँ मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या, इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। और नागपुर में हिंसा को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। शिवसेना यूबीडी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, ना ही मैं गृह मंत्री हूं, तो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहां है। अब इनके कार्यकाल में वहां डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। और नागपुर हिंसा को आखिर सुनियोजित क्यों कहा जा रहा है, इसकी एक नहीं कई वजह हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सोमवार का दिन ढलते ढलते नागपुर के कई इलाकों में एक अफवाह फैली और हवा में इस अफवाह के तैरते ही नागपुर के अलग अलग इलाके में हिंसा का दौर
शुरू हो गया। उपद्रवियों का दल शहर को सुलगाने पर आमादा था। उन्हें रोकने के लिए सामने से पुलिस भी आई, लेकिन इन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो एक घर के अंदर बनाया गया और खिड़की के बाहर गली में उपद्रवी हिंसा का तूफान मचाते दिख रहे हैं। इनमें से ज्यादातर ने अपना चेहरा नकाब से ढक रखा है, लेकिन कुछ कैमरे की नजर से बच नहीं पाए। इन उपद्रवियों के हाथों में डंडे दिख रहे हैं और ये नारेबाजी करते हुए गली में दौड़ रहे हैं। अब सवाल है कि क्या हिंसा का प्लान पहले से तैयार था? अगर नहीं तो एक साथ इतने लोग लाठी डंडा लेकर कैसे पहुंच गए? उपद्रवी अपनी पहचान छुपाने के लिए पूरी तैयारी के साथ कैसे आए? जिन इलाकों की गलियों में उपद्रवी लोगों के बीच खौफ पैदा कर रहे थे, हिंसा की आग भड़का रहे थे, उन गलियों में रहने वाले चश्मदीदों की जुबानी सुनेंगे तो समझ आएगा कि हिंसा के वक्त का मंजर कैसा था। बहुत भयानक था वो माहौल। अभी भी आंखें ऐसे रोंगटे आ रहे हैं मेरे। इतनी डरावनी दरवाजा खोलना और अंदर घुसेंगे इस हिसाब से वो लोग बहुत जम के लाते मार रहे थे। उनके पास लकड़ियाँ थी, वो भी मार रहे थे। ये पूरा एक छत लटक गया था, उसमें बंदर के कुछ था, पूरा पहाड़ पर ला लिया था और वहाँ से इतने बड़े बड़े कांच और पत्थर फेंके थे उन्होंने। अब जरा इस सीसीटीवी वीडियो को गौर से देखिए। शाम के 7 बज रहे थे और उपद्रवियों की टोली ने इस मोहल्ले में अपना कब्जा जमा लिया था। उपद्रवी इत्मीनान से यहाँ खड़ी कारों में तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं। कईयों के चेहरे ढके हैं और किसी ने दोनों हाथों में हॉकी स्टिक थाम रखी है। हिंसा करते इन लोगों को यहाँ न कोई रोकने वाला था न टोकने वाला। और औरंगजेब की कब्र पर क्यों मचा हुआ है हंगामा? आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। कब्र पर कोहराम, सियासी संग्राम 7:57 पर। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई ग्लोबल विज्ञापन एजेंसियों और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स पर छापा मारा है। सूत्रों के मुताबिक ये छापा विज्ञापन की दरों को आपसी मिलीभगत से फिक्स करने के आरोप में मारा गया है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हैं लक्ष्मण रॉय और शिबानी खरत। सबसे पहले लक्ष्मण जी, पूरा मामला क्या है ये बताइए। देखिए, दरअसल सुबह होते होते कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई की करीब 10 से ज़्यादा टीमों ने 10 से ज़्यादा जगहों पे अलग अलग छापेमारी कार्रवाई शुरू की। और ये छापेमारी कार्रवाई बाकी कार्रवाई से काफ़ी अलग होता दिखा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के ऊपर, ब्रॉडकास्टर्स इंडस्ट्री के ऊपर ये छापा मारा गया। और छापा मारा गया तो वहाँ पर कई सारे डिजिटल सबूत जो थे उनको वहाँ पर लिए गए। जो कंपनियों के जो बड़े एग्जीक्यूटिव थे उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए गए, उनके मोबाइल फोन से डेटा लिया गया। स्थिति ये रही कि सुबह सुबह अफरा तफरी का माहौल था और दिन भर ये माहौल बना रहा है। कई सारे एजेंसी का कामकाज दिन भर के लिए ठप हो गया और आरोप सिर्फ ये था कि इन एजेंसियों ने आपस में मिली भगत करके विज्ञापन की दरें तय की है। इन एजेंसियों ने आपस में मिली भगत करके विज्ञापन की दरों पर दिए जाने वाले डिस्काउंट तय करते हैं, जो कि कंपटीशन के नियमों के खिलाफ होता है। और इस आरोप के बुनियाद पे सीसीआई ने यह छापा मारा है। हालांकि इस छापे में क्या कुछ मिला, इस छापे से मिली तथ्य के आधार पर सीसीआई आगे क्या कार्रवाई करेगी, इसकी कोई जानकारी अब तक नहीं दी गई है। न ही सीसीआई ने सीएनबीसी आवाज को भेजे ईमेल का कोई जवाब दिया है। और अब इंतजार होगा कि सीसीआई को जो मिला है, सीसीआई अपने औपचारिक बयान में क्या कुछ कहती है, क्योंकि इन दस्तावेजों की जांच करने के बाद फिर उसके बाद सीसीआई एक औपचारिक स्टेटमेंट आमतौर पर जारी करती है। तो उस स्टेटमेंट पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। जी, तो सीसीआई का एक्शन हो रहा है ब्रॉडकास्टर ग्रुप्स पर और एजेंसियों पर। शिवानी, एजेंसीज क्या कह रही है? एजेंसीज में क्या हो रहा है? तो सारी की सारी ये जो एजेंसीज जिनके नाम सामने आए हैं, तो सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसीज में से है WPP की ग्रुप है। फॉर एग्जांपल, देश का सबसे बड़ा मीडिया बाइंग और प्लानिंग हाउस है। इसके साथ साथ डेंसू जैसी एजेंसी एक बड़ी एजेंसी ग्रुप है। तो इन सभी एजेंसीज पर छापे पड़े हैं। फिलहाल कोई भी जो CEOs है, बिजनेस हेड्स है इन एजेंसीज के, वो हमारे मेल्स, मैसेजेस, फोन कॉल्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे
रहे हैं। इन एजेंसीज के ऊपर प्राइस फिक्सिंग के एलिगेशंस लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक यहां सुबह सीसीआई की टीम आई, पुलिस के साथ आई और सुबह से लेकर शाम तक लीडरशिप के साथ सवाल जांच पड़ताल हुई कि किस तरह से कलूजन जिसे बोलते हैं हो रहा है इन एजेंसीज और मीडिया हाउसेस के बीच। इस पर कई सारे सवाल उठे, इतनी ही मुझे जानकारी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ना केवल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, इसी के साथ साथ जो कई सारे इंडस्ट्री बॉडीज है जैसे कि ISA, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स, IBDF, जो एक ब्रॉडकास्ट बॉडी है, जो ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल प्लेयर्स जो है, डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स है, उनके हित में एक बॉडी बनाई गई है जिसमें कई सारे ब्रॉडकास्टर्स इन्वॉल्व है। इन इंडस्ट्री बॉडीज पर भी छापे पड़े और प्राइस फिक्सिंग के ऊपर सवाल पूछे गए। अभी तक कोई भी अथॉरिटी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी किया है, कोई भी हेड, इंडस्ट्री बॉडी का हेड या फिर एजेंसी का हेड सामने नहीं आया है कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। लेकिन प्राइस फिक्सिंग का इशू, जो भी मैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात कर रही हूं, जितना आसान ये इशू नजर आ रहा है उतना है नहीं, कंसिडरिंग कि हमारे देश का मार्केट एक तो अलग अलग भाषाओं के ब्रॉडकास्टर्स मौजूद है, इसी के साथ साथ जो डिजिटल प्ले है उसने मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी को और भी बढ़ा दिया है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी पर फोकस किया जाए रादर देन एक प्यूनिटिव मेजर लेना अगेंस्ट दीज ब्रॉडकास्टर्स एंड अगेंस्ट दीज एडवर्टाइजर्स। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी। लक्ष्मण जी के पास दोबारा हम वापस चलेंगे अगली खबर के साथ, तो अपडेट आएगा इस खबर का तो हम आपको देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। चुनाव आयोग अब वोटर आईडी को आधार नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने वाला है। इसके लिए एक अहम बैठक भी आज चुनाव आयोग में हुई है। फिर से चलते लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, कितना जल्दी या किस स्टेज पर है ये मामला, कहें तो? देखिए, मामला अब फैसला ले लिया गया है, तो एक बड़ा स्टेज पार कर गया। बड़ा स्टेज इसलिए पार कर गया क्योंकि अब तक इसको लेके विवाद था कि वोटर आईडी को आधार से क्यों जोड़ा जाए। कई लोग आधार नहीं बनवाते थे, कई तरह की बातें उठ रही थी। लेकिन अब मुख्य चुनाव आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ, जिसमें गृह सचिव भी थे, उनके साथ एक बैठक की और बैठक करने के बाद ये फैसला लिया कि वोटर आईडी कार्ड को, मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। और ये संविधान के नियमों के खिलाफ नहीं है। संविधान के आर्टिकल 326 का हवाला दिया गया जिसमें कहा गया कि भारत के नागरिक को ही मतदान देने का अधिकार होगा। अब नागरिक की पहचान कैसे की जाएगी? पहचान के लिए वोटर आईडी कार्ड को आधार बनाया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो 2023 में आया था उसका हवाला देते हुए कहा गया कि अब ये रास्ता साफ हो गया है। अब यहाँ पे आधार, वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का काम शुरू किया जाएगा। इसके जो तकनीकी पहलू है उसको लेकर बहुत जल्द चुनाव आयोग की तकनीकी टीम और UIDAI जो कि आधार बनाने वाली एजेंसी है उसकी टीम दोनों आपस में बातचीत करेगी और फिर दोनों का आपस में मिलान करने का काम शुरू होगा। यानी आने वाले दिनों में वोटर आईडी कार्ड या फिर कहें वोट देने का अधिकार उन्हीं के पास होगा जिनके पास आधार है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे और भी खबरें। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महाकुंभ के सफल आयोजन पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन हुए। पीएम ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने ये एहसास कराया कि देश अगले 1000 साल के लिए कैसे तैयार हो रहा है। महाकुंभ ने हमारी इस सोच को और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ को भारत के इतिहास में अहम मोड़ करार दिया है और कहा है कि सबका प्रयास इसका ये साक्षात स्वरूप है। महाकुंभ ने उन शंकाओं आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक 1 साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने
हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। आने वाले दिनों में मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए आपको ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए यूज़र डेवलपमेंट फीस लगाने का प्रस्ताव दिया है। घरेलू यात्रियों के लिए हर उड़ान पर 325 रुपये यूडीएफ का प्रस्ताव है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 650 रुपये यूडीएफ का प्रस्ताव है। हालांकि एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि लैंडिंग और पार्किंग चार्ज घटाए जाएंगे, जिससे टिकट की कीमतों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और अब बात करते हैं बाजार की। आज के बाजार में बुल्स का जोश हाई दिखाई दिया। आज का दिन शानदार मुनाफे का मंगलवार साबित हुआ। सेंसेक्स निफ्टी में शानदार तेजी रही। सेंसेक्स 1131 पॉइंट चढ़ा। निफ्टी ने 326 पॉइंट की बढ़त ली। निफ्टी करीब एक महीने के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खासी खरीदारी आज देखने को मिली है। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। और डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। बताएं कंचन, आज सबसे ज़्यादा गेंस और लॉस कहाँ रहा? तो डेफिनेटली हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन हमें आज बाजार के अंदर एक जोरदार एक्शन देखने को मिला है। अगर इस टाइम पे निफ्टी गेनर की बात करी जाए तो आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल टेक्निकल के लिहाज से 3.5% की तेजी, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.25%, लार्सन ट्यूब्रो 3%, श्रीराम फाइनेंस भी करीबन 3.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो बजाज फिनसर्व ये खबरों में बना हुआ है। ये रिलायंस के करीबन 26% स्टेक को एक्वायर करने जा रहा है। टेक महिंद्रा 1% और भारतीय एयरटेल में भी करीबन 1% की गिरावट आज के सत्र में देखी गई है। मिड कैप की बात करी जाए तो पेटीएम ये खबरों में बना हुआ है। सेबी का अप्रूवल मिल गया है कि अब ये इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट डेटा एनालिसिस कर सकता है। साथ ही पीवी फिनटेक यहाँ पे भी हमें खबरों के लिहाज से एक जोरदार एक्शन देखने को मिला है। इरेडा भी आज खबरों में बना हुआ था और साथ में पूना फाला फाइनेंस में भी करीब हमें 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो मैनकाइंड, एसआरएफ, एमआरपीएल और भारतीय हेक्साकॉम आज करीब 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। और देश के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल एम्स दिल्ली में मरीज इलाज का इंतजार कर रहे हैं। संसदीय कमेटी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एम्स में डॉक्टर्स और नर्सों की कमी इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है। देखिए एक रिपोर्ट। ये है राजधानी दिल्ली का एम्स। यहाँ हॉस्पिटल परिसर के अंदर और बाहर आपको मरीजों का तांता लगा दिखाई देगा। ये है बंगाल के मालदा से आई बशरा। इनके पैर में ट्यूमर है। अपने बेटे के साथ 3 दिन से टेस्ट और डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए चक्कर लगा रही हैं। कहाँ से आए हो आप? बंगाल से। किसको दिखाने के लिए आए थे? क्या हो गया बताओ ना विस्तार से। ट्यूमर है, ट्यूमर से कैंसर वगैरह ये बोल रहा है डॉक्टर। बरेली से सर में गांठ का इलाज करवाने आए अरमान ने भी अपनी आप बीती सुनाई। मेरे सर में गांठ है, उसकी दिक्कत है, उसके लिए इलाज के लिए आया था मैं यहाँ पे। तो वहाँ पे आज डॉक्टर साहब उठ चुके हैं। अब 2 दिन बाद को मुझे बुलाया फिर से। अच्छा, और आपको कितने टाइम बाद यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिली थी? 2 महीने के बाद की। दरअसल दिल्ली के एम्स में डॉक्टर और नर्सेस की कमी है। संसदीय कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एम्स में डॉक्टर्स के 430 और फैकल्टी मेंबर्स के 2109 पद खाली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर रेजिडेंट्स के 434 पद और जूनियर रेजिडेंट्स के 113 पद खाली पड़े हैं। इन पदों पर डॉक्टर्स और नर्सेस के ना होने से अस्पताल का कामकाज प्रभावित हो रहा है। संसदीय समिति की रिपोर्ट पर एम्स का क्या कहना है, आइए ये जानते हैं। ऑल आवर बेड्स आर कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड एंड सो वी आर, अपनी तरफ से तो हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द सर्विसेज दी जाएं, बट चाहे कितना भी हम भर लें, हमारे यहाँ इतना हेवी पेशेंट लोड होता है तो इसलिए थोड़ा वेटिंग का टाइम लगता है। संसदीय समिति ने स्वास्थ्य मंत्रालय से एम्स में जल्द से जल्द खाली पदों को भरने के लिए कहा है। साथ ही एम्स में रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को भी सरल बनाने की सलाह दी है। खासकर योग्य उम्मीदवार की भर्ती के लिए टारगेट आउटरीच और कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन पैकेज शामिल करने को कहा गया है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।